हेलो एंड वेलकम टू नर्सिंग क्लासेस। तो आज की क्लास में हम एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं जो कि है हेमराइड्स से लेकर, जबकि आपने सुना होगा पाइल्स। तो पाइल्स या फिर आप अगर नॉर्मल इसका नाम लें, जो हम नॉर्मल बोलते हैं, इसे बाबासीर के नाम से भी जानते हैं। तो बाबासीर तो आप जानते ही होंगे कि क्या होता है। तो आज की क्लास में हम यही देखेंगे कि ये हेमराइड्स या फिर बाबासीर होता क्या है। देखिए, हम देख सकते हैं यहाँ पर जो रेक्टम वाला एरिया है, जैसे स्टूल पास आउट होता है, तो रेक्टम वाला जो एरिया नॉर्मल हमने देखा कुछ इस तरह से है। बट जो हेमराइड की कंडीशन में हम कुछ इस तरह से देखते हैं कि कुछ इस तरह से कंडीशन हो जाती है। जो हमारी ये जो हेमराइड्स की जो आउटलेट, जो हम बोल सकते हैं इनर जो लेयर होती है, वो स्वेल हो जाती है। अब ये सिर्फ लेयर, हम ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ पर्टिकुलर लेयर यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाता है। जो हमारे यहाँ पर वेन्स होती है ना, तो वो वेन्स में यहाँ पर कमज़ोर होने के कारण ये क्या हो जाती है, यहाँ पर स्वेलिंग देखने को मिलती है और कभी कभी ब्लीडिंग भी देखने को मिल जाती है। तो चलिए, आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि ये है क्या और ये पर्टिकुलर किन किन कारणों से हो सकता है। तो ये है जो हेमराइड है, आज के बोल सकते हैं कि आज की जो लाइफस्टाइल के चलते हुए ये सभी को देखने को मिलता है। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है। तो आज हम यही समझेंगे कि ये है क्या। तो फर्स्टली हम देखते हैं, हेमराइड्स ऑल्सो कॉल्ड पाइल्स आर swollen वेन्स इन द एनस एंड लोअर रेक्टम। हेमराइड्स क्या होता है, इसे हम पाइल्स के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि हम पिक्चर में देख रहे हैं। इसमें होता क्या है कि जो हमारे एनस की जो वेन्स होती हैं वो स्वेल हो जाती हैं, मतलब सूज जाती हैं, है ना, एंड लोअर रेक्टम के टाइम साइड पे। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो वेन्स होती हैं वो स्वेल हो जाती हैं, मतलब यहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है, सूज जाती हैं। हेमराइड्स आर सिमिलर टू वेरिकोस वेंस। और जो हेमराइड होता है ना, या फिर जो बवासीर हम बोलते हैं, ये ना वेरिकोस वेन्स के जैसे ही देखने को मिलता है, वेरिकोस वेन्स के सिमिलर ही देखने को मिलता है। And hemorrhoid can develop inside the rectum called internal hemorrhoid. They also can develop under the skin around the anus called external hemorrhoids. अब ये हेमराइड्स जो होते हैं ना, दो तरह के होते हैं। एक तो होता है इंटरनल हेमराइड्स, जो कि हमें रेक्टम के अंदर देखने को मिलेगा। जो हमें देखने को मिलेगा कि जो इनसाइड रेक्टम के इनसाइड में जो देखने को मिल रहा है, उसे हम बोलेंगे इंटरनल हेमराइड्स। और अगर स्किन के अराउंड में, जैसे कि बाहर साइड में हमें कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है, स्किन के अराउंड में अगर इन्फ्लामेशन देखने को मिल रही है, स्वेलिंग देखने को मिल रही है, वेन्स में यहाँ पर स्वेलिंग देखने को मिल रही है, तो इसे क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल हेमराइड्स। एक्सटर्नल हेमराइड्स क्या होता है, ये बाहर साइड को हमें ब्लड का हुआ देखने को मिलता है, और जो इंटरनल हेमराइड होते हैं वो हमें अंदर को देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ तरह के होते हैं। अब देखिए, अगर आप जीएनएम के स्टूडेंट हैं या फिर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, तो हिंदी में भी आपके लिए यहाँ पर दिया हुआ है हेमराइड्स, या फिर यहाँ पर बवासीर बोल सकते हैं। बवासीर को पाइल्स भी कहा जाता है। ये गुदा और मलाशय के निचले हिस्से में सूजी हुई नसें होती हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं, ये नसें, ये जो सूजी हुई है ना, नसें सूज जाती हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है, बहुत ज़्यादा दर्द होती है, और थोड़ा सा भी अगर उसमें कट लग जाए तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी होने लगती है। तो ये क्या होता है, बवासीर जो होता है इसे वेरिकोज नसों के समान होता है। जो बवासीर है या पाइल्स है, वो वेरिकोज जो नसें होती हैं, वेंस होती है, उसके ही सिमिलर देखने को मिलता है। एंड जो बवासीर मलाशय के अंदर, हम अगर बवासीर विकसित हो, अगर मलाशय के अंदर विकसित हो, जैसा कि अभी हमने देखा, उसे आंतरिक कहा जाता है। और गुदा के आसपास की त्वचा के नीचे विकसित हो सकती है, जिसे हम बाहरी बवासीर कहते हैं। तो ये हो जाता है हमारा हेमराइड्स। अभी देखा कि ये हेमराइड्स क्या होता है, बवासीर क्या होता है, पाइल्स क्या होता है। तो ये नसों में होने वाली सूजन को हमने क्या बोला है, पाइल्स बोला है या फिर हेमराइड बोला है। अब देखते हैं कि इसका कारण क्या है, हेमराइड्स होता क्यों है। तो कॉजेस ऑफ हेमराइड्स हैव ओवरवेट, ओबिसिटी। अगर आपका जो वेट है बहुत ज़्यादा है ना, ओवरवेट है, ओबिसिटी है, तो इस कारण से भी हमें पाइल्स या फिर हेमराइड्स हो सकता है। नेक्स्ट है आर प्रेग्नेंट। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो प्रेगनेंसी के दौरान भी हमारा जो मोशन है, जो हमारा बोल सकते हैं कि मोशन प्रॉपर से नहीं हो पाता है, जो हमारा पेट साफ प्रॉपर नहीं हो पाता, तो ये भी एक रीज़न होता है। तो जनरली हमें जो प्रेग्नेंट वुमेन्स देखने को मिलती है, ये कभी कभी देखने को मिलता है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है। उन जो बोल सकते हैं कि उनका जो फंडस जो हाइट होती है उसके बढ़ जाने के कारण, वो जो उनका फंडस हो सकता है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि उनके जो मूवमेंट होता है, जो इंटेस्टाइन का मूवमेंट होता है, वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो इस कारण से कॉन्स्टिपेशन होता है। कॉन्स्टिपेशन होने के कारण हमें पाइल्स देखने को मिलता है। तो एक प्रेगनेंसी भी एक रीज़न हो सकता है। इसलिए बोलते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे थोड़ा सा वॉक करना चाहिए और ज़्यादा फाइबर्स खाना चाहिए। और नेक्स्ट जो रीज़न है, ईट अ लो फाइबर डाइट। अगर कोई
जो पर्सन है जो जो फाइबर डाइट है ना बहुत कम ले रहा है, फाइबर डाइट ना के बराबर ले रहा है, तो जब फाइबर डाइट ही नहीं लोगे तो वो मोशन भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा, तो ये भी एक रीज़न होता है। हैव क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन और डायरिया, अगर आपको लंबे समय से आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, मतलब आपको स्टूल पास आउट करने में प्रेशर डालना पड़ रहा है, जो स्टूल है आपका बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो वो कॉन्स्टिपेशन होता है। तो कॉन्स्टिपेशन अगर लंबे समय से है और डायरिया लंबे समय से है तो ये भी एक कारण बन सकता है हेमोरॉइड्स के लिए, क्योंकि जब हमारे जो एनस में जो रेक्टम में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो उस कारण से जो हमारी वेन्स होती है ना, तो वो एक तरह से वहाँ पर घिसते घिसते वहाँ पर स्वेलिंग धीरे धीरे आना शुरू हो जाती है। तो कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ा रीज़न है हेमोरॉइड्स होने का। नेक्स्ट है रेगुलरली लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट, अगर हम रेगुलरली किसी मतलब हैवी ऑब्जेक्ट्स को उठा रहे हैं, लाइक हैवी जो हमारे कैपेसिटी से भी बाहर है, हम हैवी लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो उस कारण से भी हो सकता है। नेक्स्ट है सेकंड, अ लॉट ऑफ टाइम सिटिंग ऑन द टॉयलेट स्पेंड, अगर आप लंबे समय तक टॉयलेट में रह रहे हैं, जैसे कि कई लोग होते हैं कि उन्हें स्टूल पास आउट करने में टॉयलेट जब जाते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, वो 15 से 20 मिनट भी ले लेते हैं मोशन करने के लिए। तो अगर आप टॉयलेट में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो ये भी एक रीज़न होता है हेमोरॉइड्स होने का, ये बहुत बड़ा रीज़न है। कॉन्स्टिपेशन के बाद जो दूसरा जो कारण होता है ना, वो है स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम सिटिंग ऑन टॉयलेट, अगर टॉयलेट में आप लंबे समय तक मोशन के लिए बैठे हैं तो वो एक सेकंड रीज़न होता है। नेक्स्ट है स्ट्रेन वाइल हैविंग वॉबल मूवमेंट, अगर आपका जो वॉबल मूवमेंट है प्रॉपर नहीं हो रहा है, वॉबल मूवमेंट में बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करना पड़ रहा है, तो ये भी एक रीज़न हो जाता है। तो ये तो हमारे हो जाते हैं कुछ कारण कि इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर हेमोराइड है तो उनमें सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे, लक्षण क्या क्या देखने को मिलते हैं। फर्स्ट तो है ईचिंग और इरिटेशन इन द एनल रीजन, जो जो हमारा एनल रीजन होगा उसमें बहुत ज़्यादा ईचिंग होगी, इरिटेशन होगा, क्योंकि वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा मास वहाँ पर जमा हो जाता है। पेन और डिस्कम्फर्ट, पेन होगा, डिस्कम्फर्ट फील होगा। स्वेलिंग अराउंड द एनस, जो एनस है एनस के अराउंड में स्वेलिंग हो जाएगी जो कि बहुत पेनफुल हो जाती है, और कभी कभी ब्लीडिंग भी देखने को मिलती है। तो नेक्स्ट सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं ब्लीडिंग। एंड जो नेक्स्ट है हार्ड टेंडर लम्स नियर द एनस, जो हमारे यहाँ एनस के जो साइड में हमें देखने को मिलेगा, हार्डनिंग देखने को मिलेगी, जो लम्स होंगे वो टेंडर देखने को मिलेंगे एनस के पास में। नेक्स्ट है ब्लड इन स्टूल, आपकी अगर यहाँ पर देखने को मिलेगा कि स्टूल में ब्लड भी देखने को मिलेगा क्योंकि ब्लीडिंग भी हो सकती है। एंड नेक्स्ट है लम्स, तो लम्स वही हमने देखा कि वहाँ पर कुछ लम्स भी देखने को मिलेंगे जो पहले देखा था, तो ये हो जाता है। और कुछ देखिए यहाँ पर एनल पेन भी, यहाँ पर कुछ सिम्टम लिखे हैं, एनल पेन देखने को मिलेगा। डिफ़िकल्टी क्लीनिंग आफ्टर अ वॉबल मूवमेंट, वॉबल मूवमेंट होने के बाद, मोशन करने के बाद क्लीन करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी क्योंकि पेन होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे वल्जिंग टिश्यू फ्रॉम द रेक्टम, जो हमारे यहाँ पर जो टिश्यू होंगे, जो रेक्टम के जो पास में जो टिश्यू होंगे वो हमें कैसे देखने को मिलेंगे, बल्जी देखने को मिलेंगे। मतलब टिश्यू हमें लटके हुए देखने को मिलेंगे, बल्जी देखने को मिलेंगे, फूले हुए देखने को मिलेंगे, जो वहाँ के टिश्यू फूले देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है स्वेलिंग ऑफ अंडर वियर, कभी कभी यहाँ पर आपकी जो अंडर वियर्स होती हैं वो भी गंदी हो सकती हैं, तो स्वेलिंग ऑफ वियर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ब्लीडिंग भी कभी कभी यहाँ पर एक्स्ट्रा भी हो सकती है। तो ये कुछ सिम्टम्स हो जाते हैं कि इसमें लक्षण क्या क्या देखने को मिलते हैं हेमोरॉइड्स में। अब हम देखेंगे डायग्नोसिस, कि इसकी डायग्नोसिस क्या क्या होती है। तो फर्स्ट तो है डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, इसका जो एग्जामिनेशन करेंगे डिजिटली, तो इसमें हम देखते हैं योर प्रोवाइड इंसर्ट अ ग्लव्स लुब्रिकेंट फिंगर इनटू योर रेक्टम टू फील फॉर स्वॉलन वेन्स। तो डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन में फिंगर का हेल्प करके, फिंगर से ही यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाता है, उसको फील किया जाता है रेक्टम वाले एरिया को कि वहाँ पर स्वेलिंग जो स्वॉलन वेन्स हैं। तो ये फर्स्ट जो डायग्नोसिस होती है हमारी क्या जाती है, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट है एनोस्कोपी। अब एनोस्कोपी जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, योर प्रोवाइडर यूजेस एन एनोस्कोप टू व्यू द लिनिन ऑफ योर एनस एंड रेक्टम। तो एनोस्कोपी में ये हमें जैसे कि पिक्चर में देख पा रहे हैं,
उसे जो हमारी लाइटन ट्यूब होती है उसके हेल्प से जो एनस की जो लाइनिन होती है, रेक्टम की जो लाइनिन होती है, उससे विजुअलाइज करने के लिए एनोस्कोपी का यूज़ किया जाता है। तो सेकंड डायग्नोसिस ये हो जाती है, कुछ इस तरह से हम देख पा रहे हैं। डिजिटल में तो हम सिर्फ फील कर सकते हैं, एनोस्कोपी से हम विजुअलाइज भी कर सकते हैं जो भी हमारे हेमरॉइड्स होंगे। नेक्स्ट है सिग्मोइडोस्कोपी। अब जैसे कि देख रहे हैं सिग्मोइडोस्कोपी क्या होता है। सिग्मोइडोस्कोपी जैसे कि आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, तो जो आपके जो भी हेल्थ केयर जो भी देते हैं डॉक्टर या फिर नर्स, तो योर प्रोवाइडर यूज़ अ सिग्मोइडोस्कोप लाइटन ट्यूब विद अ कैमरा। अब सिग्मोइडोस्कोप क्या होता है, जो ट्यूब होती है इसमें विथ कैमरा होता है। अभी हमने यहाँ पर देखा था ये सिर्फ लाइटन ट्यूब होती है, सिर्फ लाइट होती है, बट हमने जो सिग्मोइडोस्कोपी में देखा कि लाइट ट्यूब के साथ साथ यहाँ पर कैमरेज भी होते हैं। टू व्यू इनसाइड द लोअर सिग्मोइड पार्ट ऑफ योर कोलन एंड रेक्टम। सिग्मोइडोस्कोपी का जो हेल्प है, सिग्मोइडोस्कोपी के हेल्प से जो हमारा इनसाइड जो लोअर सिग्मोइड पार्ट है एंड कॉलन एंड रेक्टम को विजुअलाइज करने के लिए, को देखने के लिए सिग्मोइडोस्कोपी का यूज़ किया जाता है। प्रोसीजर टाइप्स इंक्लूड फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोपी एंड रिजिड सिग्मोइडोस्कोपी। ये कुछ यहाँ पर देखने को मिलते हैं, कुछ टाइप्स भी होते हैं, फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोपी एंड रिजिड सिग्मोइडोस्कोपी। तो आपने देखा कि सिग्मोइडो जो स्कोपी होता है उसके हेल्प से हम यहाँ पर कोलोन और रेक्टम दोनों को ही विजुअलाइज कर सकते हैं, जिसमें कि ट्यूब के साथ साथ यहाँ पर कैमरा भी होता है। तो ये सिग्मोइडोस्कोपी होती है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो ट्रीटमेंट इसका क्या होता है, पेन रिलीफ के लिए, यहाँ पर वार्म सोक इन वार्म टोप इन वाटर लिस्ट 10 मिनट एवरी डे। पेन रिलीफ के लिए उसे गर्म टब में गर्म पानी से सिकाई करने के लिए बोलेंगे, मिनिमम 10 मिनट तो करना ही चाहिए एवरी डे। फाइबर सप्लीमेंट्स जो भी हमारे जो फाइबर सप्लीमेंट्स जो उसे यूज़ करने को बोलेंगे, फाइबर सप्लीमेंट टू हेल्प सॉफ्टन योर स्टूल। जो फाइबर हमारे होते हैं, अगर हम डाइट में बहुत ज़्यादा फाइबर लेते हैं तो उससे जो हमारा स्टूल होगा बहुत लूज़ होगा तो जो हमारे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी और जो मोशन होगा बहुत ईजिली तरीके से पास हो जाएगा। तो फाइबर सप्लीमेंट लेने के लिए बोलना है। नेक्स्ट होम रेमेडीज़ का भी यहाँ पर यूज़ करना है। होम रेमेडीज़ में कुछ और भी जो हमारे होम रेमेडीज़ होती है, जैसे होम रेमेडीज़ का मतलब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आप घर में क्या कर सकते हैं। तो जो ऑइंटमेंट होते हैं, जो कुछ क्रीम्स होती हैं, क्रीम्स का यूज़ करके उसे पेन रिलीफ किया जा सकता है, जो उसकी स्वेलिंग है उसे रिलीफ दिया जा सकता है, उसे कम किया जा सकता है। तो 2 OTC टॉपिकल ट्रीटमेंट लाइक हाइड्रोकॉर्टिसोन और हेमराइड क्रीम, जो कुछ वहाँ पर हेमराइड्स क्रीम होती हैं या फिर हाइड्रोकॉर्टिसोन जो क्रीम्स होती हैं उनका यूज़ किया जाता है, ताकि वहाँ की जो स्वेलिंग है या फिर उसकी जो इचिंग हो रही है उसे ठीक किया जा सके। सिस बात में जैसे कि हमने देखा कि एनल एरिया में जो हमारा वार्म वाटर से यहाँ पर मतलब 10 से 15 मिनट के लिए यहाँ पर हमें 2 और 3 टाइम पर डे क्या करना है, यहाँ पर सिकाई करनी है। हम इसे बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या करनी है, सिकाई भी करनी है। तो ये हमारे कुछ हो जाते हैं ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है, क्योंकि ट्रीटमेंट तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर कि ट्रीटमेंट देने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि वो फिर से आ जाता है, फिर से सामने आ जाता है। तो उसके लिए भी कुछ उपाय हैं, लेकिन उसके पहले हम यहाँ पर कुछ और ट्रीटमेंट देख लेते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट में हम देखते हैं हेमोरॉइडोक्टोमी, सेकंड है हेमोरॉइड स्टैपलिंग। अब दोनों ही थोड़े से डिफरेंट हैं। अब यहाँ पर हेमोरॉइडेक्टोमी में क्या किया जाता है, टॉमी का मतलब क्या हो रहा है, कट, टॉमी मतलब रिमूव भी किया जा रहा है। तो सर्जरी रिमूव लार्ज एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स और प्रोलैप्स इंटरनल वंस। तो यहाँ पर हेमोरॉइडेक्टोमी में क्या किया जाता है कि जो जनरली जो स्वेलिंग वाला एरिया है या फिर जो हेमोरॉइड्स हैं, तो जो एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स हैं उसे क्या किया जाता है, यहाँ पर बाहर निकाल दिया जाता है उसे, और जो भी हमारा बवासीर वाला जो बाहर जो निकला हुआ एरिया है उसे कट कर दिया जाता है, उसे अलग कर दिया जाता है। नेक्स्ट जो है हेमोरॉइड स्टैपलिंग। हेमोरॉइड स्टैपलिंग से देखिए हम क्या समझ रहे हैं, जब लिखा हुआ स्टैपलिंग, अब स्टैपलिंग का मतलब क्या होता है। तो स्टैपलिंग यहाँ पर देखेंगे, स्टैपलिंग इंस्ट्रूमेंट जो होता है, जो हमें यहाँ पर कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है, ये एक स्टैपलिंग इंस्ट्रूमेंट्स ही है।
इसमें क्या करते हैं इंस्ट्रूमेंट, रिमूव एन इंटरनल हेमराइड। ये क्या करता है, जो इंटरनल हेमराइड्स होता है उसे रिमूव करने के लिए हेल्पफुल होता है। और इट पुल अ प्रोलैप्स इंटरनल हेमराइड बैक इनसाइड ऑफ योर एनस एंड होल्ड इट देयर। ये क्या करता है, ये आपके जो एनस है के अंदर बाहर निकले हुए जो हमारे इंटरनल जो बवासीर होता है को वापस खींचता है और उसे वहीं रखता है। तो इसमें क्या होता है स्टेपलिंग में कि ये क्या करेगा, जो हमारा स्टेपलिंग इंस्ट्रूमेंट है इंटरनल हेमराइड्स को रिमूव तो कर देगा और उसके साथ साथ पुल और प्रोलैप्स इंटरनल हेमराइड्स बैक इनसाइड योर एनस एंड होल्ड इट देयर। ये क्या करेगा, उसे वापस करने के लिए भी हेल्पफुल होगा। कुछ हेमराइड्स ऐसे होते हैं जिसे प्रॉपर उसी जगह पर मतलब यहाँ पर बोल सकते हैं कि उसे काटने की आवश्यकता नहीं है, रिमूव करने की आवश्यकता नहीं है, तो उसे वापस से स्टेपलिंग के हेल्प से उसे वापस से वहाँ पर पहुँचा दिया जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है कि गुदा के अंदर बाहर निकले हुए आंतरिक बवासीर को वापस खींचता है और उसे वहीं रख देता है, जो कि हमारा एनस वाला एरिया, मतलब एनस में जो भी हेमराइड्स है। तो ये सर्जिकल हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे होम रेमेडीज़। अब होम रेमेडीज़ में कुछ डाइट होती हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सर्जिकल 100% श्योर नहीं है कि हमेशा सक्सेस होता है, बट उसके कुछ उपाय हैं, क्योंकि मेन जो रीज़न होता है वो हमारा होता है कि पेट को साफ रखना, डाइजेशन प्रॉपर होगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो हेमराइड्स की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं जिसका हमें सेवन करना चाहिए, लाइक नीम और तुलसी, आंवला, कॉरिंडर मतलब धनिया ज़्यादा से ज़्यादा खाना होगा, टर्मेरिक का यूज़ करना होगा, ऑलिव ऑयल जो है बेस्ट है हेमोराइड्स के लिए, ऑनियन, फेनल्स एंड गुआवा एंड क्यूमिन, रेडिस एंड एलोवेरा। एलोवेरा भी कई जगह यहाँ पर हमें कई डॉक्टर्स ने भी बताया है कि एलोवेरा और ऑलिव ऑयल बेस्ट है। अगर आप घर पर ही उपचार कर रहे हैं, कोई टैबलेट नहीं लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये भी बेस्ट ऑप्शन है। तो सर्जरी ना करवाने मतलब अगर करवाने से बचना है तो उसका जो जो हमारा बोल सकते हैं कि जो हमारा खान पीन होगा या फिर जो हमारी लाइफस्टाइल होगी उसे हल्का सा चेंज करना होगा। नेक्स्ट इसके अलावा यहाँ पर कुछ कैलोरीज भी दी गई हैं कि हमें कितना फैट लेना है, कितना कैल्शियम लेना है। तो ये डाइट जस्ट नॉर्मली है, बट इसके अलावा भी और भी डाइट होती है कि आप क्या क्या खा सकते हैं। लाइक पपाया जो कि आपके स्टूल को, क्योंकि फाइबर्स उसमें ज़्यादा होते हैं, तो पपाया का जो काम होता है वो क्या करता है, उसे जो हमारा स्टूल होता है उसे लूज़ करने में हेल्पफुल होता है और इससे हमारा मोशन बहुत ही क्लियर जाता है और फिर बहुत ही लूज़ जाता है। तो इससे भी रिलीफ मिलेगा, क्योंकि जो हेमराइड्स है वो प्रेशर होने के कारण ही हेमराइड बना है, तो उसे ही अगर हम कम कर देंगे तो वो कम हो सकता है। तो इन्फ्लामेशन स्वेलिंग के लिए यहाँ पर हम जो गर्म पानी से सिकाई का, हमने जैसे कि यहाँ पर लिखा था कि गर्म पानी की सिकाई का बताया गया कि अगर इन्फ्लामेशन है, पेन बहुत ज़्यादा है, तो और इसके साथ साथ ऑइंटमेंट भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। कई टैबलेट्स भी होती हैं, लेकिन टैबलेट्स ऐसे नहीं खा सकते, डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके ही हमें खाना चाहिए। तो ये कुछ हमारे जो हेमराइड से रिलेटेड यहाँ पर नोट्स हो जाते हैं, क्लास हो जाती है। आई होप कि आपके लिए क्लास ये हेल्पफुल होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियोज़।